नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर दिखेगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आई देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा, ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, जम्मू कश्मीर रियासत पर प्रकाश डालिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो जम्मू कश्मीर रियासत है, पहले क्वेश्चन के अंदर आपको जम्मू कश्मीर रियासत पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि राज्यों का एकीकरण एवं विलयन का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय राज्य हैं, भारतीय राज्यों का एकीकरण कैसे हुआ और इनका विलयन कैसे हुआ। दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको भारतीय राज्यों का एकीकरण एवं विलयन का वर्णन करना है, यानी कि जो भारतीय राज्य हैं, भारतीय राज्यों का एकीकरण कैसे हुआ और इनका आपस में विलयन कैसे हुआ, इसके बारे में दोस्तों आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता पर एक निबंध लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मुस्लिम सांप्रदायिकता है, यहाँ पर दोस्तों आपको भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता पर क्या करना है, मुस्लिम सांप्रदायिकता पर एक निबंध लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, मुस्लिम लीग की स्थापना पर टिप्पणी लिखिए, इसके उद्देश्य क्या थे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई, इसका उद्देश्य क्या है। यहाँ पर दोस्तों आपको मुस्लिम लीग के बारे में बताना है और मुस्लिम लीग का उद्देश्य बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के गुण बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो भारत सरकार अधिनियम 1919 के गुण हैं, यहाँ पे दोस्तों आपको भारत सरकार अधिनियम 1919 के गुण बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, राधा कृष्ण रिपोर्ट पर टिप्पणी लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो राधा कृष्ण रिपोर्ट है, छठे क्वेश्चन के अंदर आपको राधा कृष्ण रिपोर्ट पर टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो गांधी जी हैं, गांधी जी की जो बुनियादी शिक्षा प्रणाली है, यहाँ पे आपको गांधी जी की बुनियादी शिक्षा प्रणाली की विशेषता बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, हंटर कमीशन का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कर रहा है जो हंटर कमीशन है, यहाँ पे आपको आठवें क्वेश्चन के अंदर हंटर कमीशन का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, 1813 ईस्वी से पूर्व की शिक्षा के स्वरूप की विवेचना कीजिए। नवा क्वेश्चन कर रहा है कि जो शिक्षा का स्वरूप है, यहाँ पर दोस्तों आपको 1813 ईस्वी से पूर्व की जो शिक्षा का स्वरूप है उसकी यहाँ पे विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय कृषि के वाणिज्यीकरण पर टिप्पणी लिखिए। 10वां क्वेश्चन कर रहा है जो भारतीय कृषि है, 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको भारतीय कृषि के वाणिज्यीकरण पर टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रिटिश भारत में रेलवे के विकास का विवरण दीजिए। 11वां क्वेश्चन कर रहा है जो ब्रिटिश भारत में रेलवे का विकास हुआ, यहाँ पर दोस्तों आपको ब्रिटिश भारत में रेलवे के विकास का विवरण देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में रेलवे निर्माण के उद्देश्य बताइए। 12वां क्वेश्चन कर रहा है जो भारत में रेलवे का निर्माण किया गया था उसके क्या उद्देश्य थे। 12वें क्वेश्चन के अंदर आपको भारत में रेलवे के निर्माण के उद्देश्य बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपको 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लॉर्ड कर्जन के आंतरिक शासन की विवेचना कीजिए। 13वां क्वेश्चन कर रहा है जो लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड कर्जन के जो आंतरिक शासन है, यहाँ पे आपको लॉर्ड कर्जन के आंतरिक शासन की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रशासक के रूप में लॉर्ड रिपन का मूल्यांकन कीजिए। 14वां क्वेश्चन कर रहा है जो लॉर्ड रिपन है, प्रशासक के रूप में लॉर्ड रिपन का मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लॉर्ड कैनिंग के शैक्षिक एवं न्यायिक सुधारों की विवेचना कीजिए। 15वां क्वेश्चन कर रहा है जो लॉर्ड कैनिंग के शैक्षिक एवं न्यायिक सुधार है, यहाँ पर आपको लॉर्ड कैनिंग के शैक्षिक एवं न्यायिक सुधारों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आधुनिक भारत के निर्माण में स्वामी विवेकानंद के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। 16वां क्वेश्चन कर रहा है कि जो आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत के निर्माण में स्वामी विवेकानंद का क्या योगदान रहा है। यहाँ पे कुछ 16वें क्वेश्चन के अंदर आधुनिक भारत के निर्माण में स्वामी विवेकानंद के योगदान के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सती प्रथा की समाप्ति में राजा राम मोहन राय के प्रयासों का वर्णन कीजिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो सती प्रथा है, सती प्रथा की समाप्ति में राजा राम मोहन राय का क्या प्रयास रहा है, क्या योगदान रहा है। यहाँ पर दोस्तों आपको 17वें क्वेश्चन के अंदर सती प्रथा की समाप्ति में राजा राम मोहन राय के प्रयासों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण की मुख्य विशेषताओं का संक्षिप्त परीक्षण कीजिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो 19वीं शताब्दी
शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता है। यहाँ पर दोस्तों 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण की मुख्य विशेषताओं का सही परीक्षण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अस्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त क्या होता है, अस्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं। 19वां क्वेश्चन के अंदर आपको अस्थायी बंदोबस्त के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है और लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पलासी के युद्ध के परिणामों पर सही टिप्पणी लिखिए। 20वां क्वेश्चन कह रहा है जो पलासी के युद्ध हुआ था, पलासी के युद्ध के क्या परिणाम हुए। यहाँ पे 20वें क्वेश्चन के अंदर आपको पलासी के युद्ध के परिणामों के बारे में बताना है। ये टोटल आपके 20 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, बंगाल में ब्रिटिश प्रसार नीतियों की समीक्षा कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो बंगाल है, बंगाल में जो ब्रिटिश प्रसार नीति है, यहाँ पे आपको पहले क्वेश्चन के अंदर बंगाल में ब्रिटिश प्रसार नीतियों की समीक्षा करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, गोद निषेध सिद्धांत पर सही टिप्पणी लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो गोद निषेध सिद्धांत है, यहाँ पे आपको दूसरे क्वेश्चन के अंदर गोद निषेध सिद्धांत पर टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पलासी के युद्ध के कारणों और परिणामों की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पलासी के युद्ध होता है, यहाँ पे पलासी के युद्ध के कारणों के बारे में बताना है और परिणामों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के कारण एवं परिणामों पर प्रकाश डालिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था उसके कारण क्या थे, उसके कारण के बारे में बताना है, उसके परिणामों पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, तीसरे कर्नाटक युद्ध के कारण एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था उसके क्या कारण थे और उसके परिणाम क्या हुए। यहाँ पे आपको पांचवें क्वेश्चन के अंदर तीसरे कर्नाटक युद्ध के कारण बताना है और उसके परिणामों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत क्यों कहा जाता है। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो राजा राम मोहन राय है, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत क्यों कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत क्यों कहा जाता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुस्लिम सुधार आंदोलन एवं अलीगढ़ आंदोलन की गतिविधियों द्वारा मुसलमानी समाज किस तरह से लाभान्वित हुआ स्पष्ट कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो मुस्लिम सुधार आंदोलन एवं अलीगढ़ आंदोलन की गतिविधि हुई थी उससे जो मुस्लिम समाज है किस प्रकार लाभान्वित हुआ था, यानी कि किस तरीके से उनको लाभ हुआ था। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि मुस्लिम सुधार आंदोलन एवं अलीगढ़ आंदोलन गतिविधियों द्वारा मुसलमानी समाज को किस पर लाभ पहुंचा था। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 कैनी की महत्वपूर्ण उपलब्धि है, विवेचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है ये कैनी की महत्वपूर्ण उपलब्धि, इसके ऊपर विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रिटिश काल में रेल यातायात के विकास एवं उसके आर्थिक प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो ब्रिटिश काल है, ब्रिटिश काल में जो रेल यातायात का विकास हुआ है उसके बारे में बताना है और उसके आर्थिक प्रभाव का आलोचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, CR फॉर्मूला मार्च 1944 पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो CR फॉर्मूला है, यहाँ पर दोस्तों आपको CR फॉर्मूला मार्च 1944 पर संक्षिप्त लिखना है। ये दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछ जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।